प्यारे बच्चों एवं सम्मानीय अभिभावक, हम आपके बच्चे की पढ़ाई से संबंधित वीडियो भेजते हैं। आप भी इन वीडियो को देख सकते हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज हम मॉडल पेपर 2022 कक्षा 8वीं गणित सेट सेकंड का भाग 2 भेज रहे हैं। इसके पहले हमने सेट फर्स्ट के 2 भाग और सेट सेकंड का 1 भाग भेज चुके हैं। साथ ही हमने 8 ग्रेड और ब्रिज कोर्स के वीडियो डाले हैं। सभी बच्चे इनको तैयार कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको 6 तारीख को होने वाले पेपर में 60 में से 60 अंक प्राप्त होंगे। इस बार 40 अंक आपके प्रोजेक्ट पर हैं और 60 अंक आपके सैद्धांतिक पर हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान भरिए। एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम देखें थैले में कुल कितनी गेंदें हैं। तो 4 लाल और 2 पीली यानी कुल 6 गेंदें। यदि हम एक एक गेंद निकालेंगे तो कुल जो हमारी संभावना होगी वह होगी 6 और कुल संभावना को हम प्रायिकता में हर में लिखते हैं तो 6। अब पीली गेंद निकालने की घटना, क्योंकि इसमें 2 पीली गेंदें हैं तो अधिकतम 2 बार पीली गेंद निकलेंगी तो अंश होगा 2। इसे हम 2/6 के रूप में लिखेंगे। खाली स्थान में काट दें तो 1/3 भी हम लिख सकते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल खाली स्थान गुना हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो भी आकृति उसका आप सूत्र लगाएं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग। अब r मतलब त्रिज्या दुगनी r वर्ग है तो 2 का वर्ग यानी 4, तो 4 गुना हो जाएगी। अब मान लीजिए वो कहते वृत्त की परिधि में यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो परिधि कितनी गुना होगी? तो 2πr होती है वृत्त की परिधि। अब यहाँ r ज्यों का त्यों है, यानी r पर कोई घात नहीं है। r के साथ हम 2 लिख देंगे या r के स्थान पे हम 2 लिखें तो दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। वास्तव में हम r की जगह 2r लिखेंगे और 2r का हम होल स्क्वायर करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में। लेकिन एक सामान्यतः आप r की जगह वह संख्या रख करके भी आप इसको सरल रूप में कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 1/x का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो जब भी व्युत्क्रम निकालना हो जिसका भी परिमेय संख्या का, तो उसको पलट दीजिए। तो 1/x को पलट दीजिए, चिन्ह ना बदलें, ये बात ध्यान में रखें। तो 1/x का होगा x/1 अर्थात x। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपको मालूम है 60 अंश होता है। यदि वर्ग का है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और इसी तरह आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब हम देखें 5वां प्रश्न, AB ऋण BC, BC ऋण CA और CA ऋण AB का योग क्या होगा? तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, बीच में धन लगा दीजिए, यहाँ धन लगा दीजिए और की जगह यहाँ पर भी धन लगा दीजिए और धन धन करके लिखिए। तो AB से आप ध्यान से देखिए AB कट जाएगा सजातीय पद। इसी प्रकार BC से BC कट जाएगा धन ऋण के, और इसी तरह ऋण CA से धन CA कट जाएंगे, यानी सभी पद कट गए तो 0। अब मान लीजिए वो ये कहें कि इस तरह से जो भी आपको दिया रहे घटाने का रहे तो ध्यान रहे कि जब बीच में आप धन लगाएं तो ब्रैकेट में आप लिख दें और उससे ऋण से कोष्ठक हटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब हम देखें प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित बंटन सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 योग, और विद्यार्थी संख्या 2, 10, 21, 19, 7, 1 और टोटल में आपको 60 दिया था। जब भी आपको आयत चित्र बनाना हो, जो भी आपको सारणी दी गई है, तो सबसे पहले इसके लिए या तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा और नहीं दिया गया तो हम प्लेन पेपर में एक आड़ी लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो इसे हम x अक्ष कहेंगे और इस पर हम एक खड़ी लाइन खींचेंगे जिसे हम y अक्ष कहेंगे। अब 0 से हम 1-1 सेंटीमीटर पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे x अक्ष पर और इसी तरह y अक्ष पर। पहला काम हमारा ही हो गया। अब यहाँ पर प्राप्तांक दिए हैं 0 से 10, तो हम देख लें 10, 20, 30, तो यहाँ पर हम 10, 20, 30 इत्यादि लिख देंगे। तो ये हो गए हमारे प्राप्तांक विद्यार्थियों के। अब यहाँ पर 2, 10 ये आपको देख लेना है कि क्या हमारे इसमें आ जाएंगे।
पूरे। तो ये जो आपके संख्या है, ये आप देखने पर आप देख लीजिए कि जो आपने निशान लगाए वो आ सकते कि नहीं। जैसे यहाँ पर 2-2 का अंतर लिया गया है, क्योंकि इसमें आराम से हमारे जो सबसे बड़ा मान 21 है यहाँ तक। मान लो यहाँ पर 21 की जगह सबसे बड़ा मान 80 होता तो 2-2 लेते तो ये बहुत ऊंचाई पर चला जाता, तो फिर हम 5-5 भी ले सकते अंतर। तो ये अपनी सुविधा अनुसार आप देख लें कि जो हमें बारंबारता दी गई है उसमें अधिकतम मान जो है उसके अनुसार ये एक इकाई पर हमें अंतर लेना है। तो ये आपके बारंबारता पर निर्भर करता है। तो कभी कभी हम 2 का अंतर भी लेते, कभी 1 का भी, कभी 5 का भी, कभी 10 का, कभी 20 का। ये उसके अंतर बारंबारता के निर्भर करता है। अब हम देखें तो यहाँ हमने ऊपर की तरफ एक इकाई को हमने 2, 4, 6 इस तरह ले लिया। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। अब पैमाना हमने लिखा है 2 विद्यार्थी, यानी एक इकाई को हमने कितने विद्यार्थी के बराबर माना है? 2। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हमने लिख दिए। और नीचे हमने लिख दिए इकाई के लिए 10 प्राप्तांक बराबर 1 इकाई, 10, 20, 30 इत्यादि। अब पहला वर्ग है 0 से 10, तो हम 0 से 10, ध्यान रखें 1-1 सेंटीमीटर की इसकी बिल्कुल नाप के ही आपको लेना, इधर भी और इधर भी। तो अब हम 0 से 10 वाले वर्ग को कितनी ऊंचाई तक उठाएंगे? क्योंकि इसके सामने विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो 2 तक उठाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये पहला आयत। अब हम देखें 10 से 20 के लिए कितना है? 10। तो 10 से 20 के लिए हम कितने विद्यार्थी तक ले जाएंगे? 20 तक। तो ये हमारा दूसरा आयत बन गया। फिर 20 से 30 कितना है? 21। तो अब देखो 20 और 22 है, तो 21 कहाँ आएगा? 20 और 22 के बीच में। तो ये हो गया। ऐसे हम सभी आयत बना सकते हैं और ये उसका पैमाना हो गया। तो ये पैमाना भी हमने बताया कि ये अपनी सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित आयत चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आयत चित्र अभी आपने बनाया था, अब बनाया दिया है। यहाँ पर 25 शिक्षक हैं, अध्यापक हैं और उनकी उम्र दी गई है। नीचे उम्र दी गई है 20 से 25, 25 से 30 ऐसे, और ऊपर अध्यापक संख्या दी गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 0 के बाद यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है, इसको किंक भी कहते हैं। क्यों यहाँ पर ऐसी बनी है? क्योंकि ध्यान से देखिए 20 से 25 यानी 5-5 का अंतर है, जबकि यहाँ पर अगर 0 से 20 लेंगे तो 20 का अंतर आ जाएगा। तो जब अंतर 0 के बाद अलग हो तो उसे हम इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन से शो करते हैं। ऊपर नहीं है, ऊपर क्रम से है 1, 2, 3। यहाँ पे देखो 20 फिर 25, 5 का अंतर हो गया, यहाँ 20 का हो गया, इसलिए ऐसी किंक या टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई जाती है। अब इसको देख कर के हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है? दूसरा है 45 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है? तीसरा है सबसे अधिक किस आयु वर्ग के अध्यापक हैं? तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखें कि 45 से या उससे अधिक आयु वर्ग के कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखें 45 में रख लें हम उंगली। अब 45 से अधिक यहाँ बढ़ेंगे तो ये वाला आयत मिला, और इसमें सीध में आप देखें कितना है? 5, इसमें लिखा भी है। तो 45 से अधिक कितने आयु वाले कितने शिक्षक हैं? 5। अगला प्रश्न हमारा है 35 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले। तो अब हम 35 पे उंगली रखें और कम है तो हम बाईं तरफ देखें और पहला आयत चित्र देखें तो 6 मिले। इसके बाद दूसरा आयत चित्र भी देखेंगे क्योंकि कम के लिए, तो 5 और तीसरा है 4। इन सबको जोड़ दीजिए, 6, 5, 11 और 4, 15। तो जो 35 वर्ष से कम आयु के अध्यापक होंगे उनकी संख्या होगी 15। अगला प्रश्न है सबसे अधिक किस आयु वर्ग के शिक्षक हैं? तो हम इसमें देखें सबसे ऊंचा आयत चित्र कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला, जिसमें 6 अध्यापक हैं और इनकी आयु वर्ग कितनी है? 30 से 35, यानी सबसे अधिक शिक्षक 6 हैं। किस उम्र वाले हैं? 30 से 35 वर्ष वाले। तो इस तरह के सवाल आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय दिया गया है। इसके लिए आपको पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख बनाना है। थोड़ा यहाँ पर
जेल पेन से उछल गया है तो थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है, आप अच्छे से उसको देखते जाइए, हम पढ़ते भी जा रहे हैं। तो पहला है क्रियाकलाप। अब यहाँ लिखा है सोना, गृह कार्य, अन्य, खेल और स्कूल, यानी एक बच्चे का ये 24 घंटे का बताया गया है कि ये क्रियाकलाप उसने किया। अब समय दिया है सोने के लिए 8 घंटा, गृह कार्य के लिए 4, अन्य के लिए 3 घंटा, खेल के लिए 3 घंटा और स्कूल के लिए 6 घंटे। अब हम इसके लिए एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो जैसे अभी आपने आयत चित्र बनाया, इसी तरह पाई चार्ट या इसे हम वृत्तालेख भी कहते हैं। कैसे बनाते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम केंद्रीय कोण निकालते हैं, जो भी हमें क्रियाकलाप दिए हैं। तो सोना के लिए कितने घंटे सोया वो 8, कितने में से 24 घंटे में से, तो 8/24। तो जो टोटल रहेगा उसे हम हर में लिखेंगे और जो भी आपको दिया गया है उसके हम अंश में लिखेंगे और गुणित 360 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वृत्त के केंद्र का कोण 360 होता है, तो हर प्रश्न में यहाँ 360 आएगा। अब इनको काट दीजिए, काटने पर आया 120, तो इसका केंद्रीय कोण आया 120। ऐसे ग्रह कार्य, तो 4/24 गुणे 360 तो आया 60 अंश। अन्य तो 3, क्योंकि 3 घंटे, 3/24 गुणे 360 तो 45 आया। खेल के लिए भी 3/24 गुणे 360 तो 45 आया। स्कूल के लिए 6/24 गुणे 360 तो कितना आया 90। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है प्रकार से, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। अब आपने वृत्त बना लिया। अब यहाँ पर उसका केंद्र बिंदु ले लीजिए और एक त्रिज्या खींच दीजिए। मान लीजिए ये त्रिज्या हो गई आपकी। अब यहाँ पर आप चांदा रखिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं केंद्र पर। और अब चांदे से क्योंकि सोने के लिए 120 अंश है, तो 120 अंश का आप कोण बनाइए। और जैसे ही कोण बनाए तो उसको आप दूसरी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या हो गई, और ये वाला कोण 120 हुआ। ये काय के लिए हुआ? सोने के लिए। अब आप चांदा इस वाली त्रिज्या पर रखिए। और अब कितने डिग्री का कोण बनाओगे? क्योंकि ग्रह कार्य के लिए 60 अंश, तो 60 अंश का। तो अब आपको ये वाली तीसरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये कितने अंश का कोण बन गया? 60 अंश ग्रह कार्य हो गया। अब इस वाली त्रिज्या, क्रम से आगे त्रिज्या पर बढ़ते जाइए। अब इस त्रिज्या पे आप रखिए और कितने का कोण बनाइए? 45 का, क्योंकि अन्य के लिए 45 है और यहाँ अन्य लिख दीजिए। अब चौथी त्रिज्या हो गई। अब इस त्रिज्या पे रखिए, फिर 45 का बनाइए, तो ये खेल का हो गया। अब इसमें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे ही रखोगे तो 90 अंश पर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो यह वृत्त जो है ये पूरा जो है कितने भाग में बढ़ गया? आपका कितनी एक्टिविटी दी थी, क्रियाकलाप दिए थे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट, या इसी को हम वृत्त आलेख कहते हैं। अब अभी आपने वृत्त आलेख बनाना सीखा। अब वृत्त आलेख बना बनाया दिया रहेगा और उसकी व्याख्या करना। संलग्न पाई चार्ट में एक विद्यार्थी की परीक्षा के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। अब आपको ये बताया गया है कि उसको टोटल अंक 540 मिले। पहला प्रश्न है किस विषय में उसको 105 अंक मिले। दूसरा है गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक मिले। तो अब यहाँ पर बना बनाया पाई चार्ट। अभी अपन ने केंद्रीय कोण निकाला था। अब हम केंद्रीय कोण हमको दिया गया है, अब हम उसके प्राप्तांक या जो प्रश्न में कहा जा रहा उसके अनुसार हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखें गणित विषय। तो गणित विषय में जो हमारा केंद्रीय कोण है 90 अंश, तो जब भी इस तरह का आए तो 90/360, 90/360, 360 आएगा ही। जो भी केंद्रीय कोण होगा उसके बटे में 360। अब कुल कितने प्राप्तांक थे? 540, तो यहाँ लिख दीजिए जो भी रहे। अब इनको काट दीजिए तो 135। तो गणित में कितने मिले आप उसको? 135। अब हिंदी में देखें तो हिंदी में केंद्रीय कोण कितना है? 70। तो 70/360 गुणे 540 काट दीजिए तो मिले 105। अब प्रश्न था कि हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त हुए, उसमें था किस विषय में 105 अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ इसी से उत्तर मिल गया हमको। दूसरा है गणित में कितने अधिक अंक मिले, तो 135 में से 105 घटा दीजिए तो 30 अंक। 30 अंक उसे गणित में हिंदी से
अधिक मिले। आप चाहो तो इसके सभी विषय के प्राप्तांक निकाल सकते हो, जैसा अभी हमने नीचे बताया कि केंद्रीय कोण बटे 360 और गुणे पूर्णांक। अब हम देखेंगे प्रश्न 6वां। एक विद्यालय में 1225 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो सीधा सा यह वर्ग का सवाल होगा और आपको उसका वर्ग की भुजा का सूत्र लगा देना। वर्ग की भुजा बराबर होती है वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल, या सीधा सा हमें वर्गमूल निकाल देना। तो हमने सीधा लिख दिया प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर वर्गमूल 1225। अब या तो आपको हमने कहा था 50 तक सीधे सीधे याद कर लीजिए, याद है तो सीधे आप इसका वर्गमूल 35 लिख सकते हैं। नहीं है तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए, 2 की जोड़ी बनाइए, जोड़ी में से 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर मिला हमें गुणनखंड 5 × 5 × 7 × 7, जोड़ी बनाई 1 ले लिया, 5 × 7 बराबर 35। यानी एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी हैं और यदि हम उन्हें पंक्तियों के रूप में लें तो 35 और 35 ही पंक्ति होंगी। यानी एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी और पंक्तियों की संख्या भी 35 ही होगी। अगला प्रश्न है आपका 7वां। किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आए, आयतन दिया रहे घन का, तो आप उसका घनमूल निकालेंगे। जैसे भुजा निकालने के लिए वर्ग में वर्गमूल निकाला, ऐसे ही घन की भुजा निकालने के लिए हम उसका घनमूल निकालेंगे। तो घन की भुजा बराबर, इसे हम वर्गमूल का निशान बनाएंगे और ऊपर 3 लिख देते, इसे हम घनमूल पढ़ते हैं। घनमूल 729। अब आप इसके गुणनखंड निकाल लीजिए और 3 की जोड़ी बना लीजिए। तो हमें मिला 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 की जोड़ी बना लीजिए, 2 जोड़ी बन गई। तो 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो जो घनाकार डिब्बा है उसकी भुजा L कितनी मिली हमें? 9 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6L वर्ग या 6L वर्ग। तो 6 और L की जगह L वर्ग है तो 9 × 9 लिख देंगे हम। गुणा कर लीजिए 486 और पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई जो भी हमें सवाल में दी हो उसे हम वर्ग लगा के बोलते हैं। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 8वां। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले देखें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 2πr कोष्ठक में r/h। अब 2π की जगह 22/4, r त्रिज्या इसमें दी है, आपको त्रिज्या कितनी दी गई है? 7, तो 7 लिख दीजिए कोष्ठक में। त्रिज्या r की जगह 7 धन h हमको नहीं दिया, ऊंचाई नहीं दी, बराबर। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 968, तो बराबर में 968 लिख दीजिए। 7 से 7 काट दीजिए। अब यहाँ 2 × 22 का पक्षांतर करिए तो हर में आ जाएगा और 7 धन h बराबर 968/2 × 22। इसको आप अपने स्तर से काट दीजिए, जैसा भी आप काटना हो। तो मिला आपको कितना? 22। इसको काटने पर आपको टोटल कितना मिला? 22। तो h बराबर क्या होगा? 22 ऋण 7 यानी 15। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना हो तो आप इस तरह का निशान बना लीजिए, एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, और यहाँ जिसका निकालना, जैसे हमें 2401 का निकालना तो लिख देंगे। अब हम दाहिनी तरफ से 2 की जोड़ी बनाएंगे। अगर लास्ट के अंकों की ना बने तो जितने एक अंक रहे तो एक अंक पे बार का निशान लगाएं। 2 की जोड़ी बनाइए, बार का निशान लगा दीजिए। अब हम बाईं तरफ से पहले बार कोई निशान को लेंगे। देखो जोड़ी भी बन सकती है और नहीं भी बन सकती, तो इसमें जोड़ी बनी है तो 24। अब हम यहाँ रफ कार्य करेंगे। हम ऐसा वर्ग देखेंगे जिसका मान 24 हो या 24 से कम हो। तो 4 का होता है 16 जो 24 से कम है, लेकिन 5 का 25 जो कि 24 से ज़्यादा है, इसलिए हम 5 का वर्ग नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 4 का वर्ग। तो हमने लिया 4 का वर्ग 16, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे।
तो यहाँ 4 लिखेंगे, भागफल में भी 4 लिखेंगे और 4 का वर्ग कितना आया था 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। 24 में से 16 घटा दीजिए तो 8 आया। अब जो दूसरा आपका बार वाली जोड़ी है 0 1, उसको उतार दीजिए। अब जो भी यहाँ पर है, जैसे यहाँ 4 था तो जो भी आपको आए उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो हो गया 8। अब यहाँ एक खाली स्थान टाइप का बना दीजिए। यहाँ पर कोई भी अंक लिखिए और उसी अंक का यहाँ पर लिखने पर गुणा करिए, जैसे हमने यहाँ किया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम 1 लिखते तो 81 होता, 81 में 1 का गुणा करते तो 81 आता, 809 801 नहीं आता, कम है बहुत। तो इस तरह से हम यहाँ पर यदि 9 लिखें तो 89 हुआ। अब 9 लिखा था तो 9 का गुणा करो तो कितना आ गया 801, यानी यहाँ जो लिखा है उसके बराबर या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिल गया। क्या मिला आपको? क्योंकि जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो निश्चित तौर पर आपको आगे जाके वो पूर्ण वर्ग में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्गमूल विधि से, भाग विधि से वर्गमूल, तो ये पूर्ण वर्गमूल है। तो 89 लिखा, 89 में 9 का गुणा किया 801 आया, इसलिए यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। 801 कैसे आया आपको समझ में आ गया। अब घटा दीजिए तो 0 आ गया, तो 2401 का वर्गमूल 49 होगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।